प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि आप सभी लोगों को यूपीएससी के वैसे सारे सेक्शंस जहां पर कि पढ़ते समय आप मिस कर जाते हैं और जहां से कि प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है, उन सभी सेक्शन से आपको अपडेट करा दिया जाए। हम इस सीरीज में जल्दी ही संपूर्ण इकोनॉमिक सर्वे और पूरी बजट की पूरा एनालिसिस के साथ साथ आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपकी पूरी बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। और उसके बाद सांस्टेक से पिछले एक साल में जितने प्रश्न बन सकते हैं, सांस्टेक के सभी सेक्शन से, उन सारे सेक्शंस को भी हम इस सीरीज में जल्दी ही आपको तैयार कराने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। और साथ ही जब ये हमने कहा कि ये एक्चुअली रिवीजन सीरीज है, तो इसमें आपकी भूमिका यह है कि जो प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आते हैं, आप स्वयं से भी उनका उत्तर बताने का प्रयास करते रहे, ताकि आप भी अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पेटेंट बॉक्स व्यवस्था इस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब चूंकि भाई ये शब्द काफी चर्चा में रहा है और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने अपने पढ़ाई के दौरान इस शब्द को देखा होगा या पढ़ा होगा। तो पेटेंट बॉक्स व्यवस्था क्या है भाई? ये पहला ऑप्शन कि यह भारत से पेटेंट फाइल करने के लिए स्टार्टअप्स को एक बार की प्रमुख कार्यशील पूंजी सहायता है। स्टार्टअप्स को एक बार हेल्प करने के लिए एक पूंजी सहायता है। सेकंड, यह एनआईआरएफ इस रैंक के विश्वविद्यालयों को पेटेंट फाइलिंग में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये जो एनआईआरएफ में जो उच्च क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर पेटेंट व्यवस्था में सुधार के लिए निवेश के लिए हेल्प है। थर्ड है कि यह भारत भर में आईपी कार्यालय के आधुनिकीकरण जैसे पेटेंट की आसान फाइलिंग के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को संदर्भित करता है। और चौथा कह रहा है यह एक नीति उपकरण है जो पेटेंट से प्राप्त होने वाली किसी भी लाभ पर कारपोरेट कर की कम दर लागू करता है। अब आप लोगों के सामने ये प्रश्न का उत्तर देना है। भाई अब आप लोगों ने पढ़ा तो है ही, स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत इसका उत्तर भी सोच लीजिए। चलिए, अब है क्या पेटेंट बॉक्स व्यवस्था? बेसिकली पेटेंट बॉक्स व्यवस्था की शुरुआत यूरोप में हुई थी। यूरोप के कुछ देशों ने, क्योंकि जब हमारे यहाँ पेटेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पेटेंट एक्ट 1970 के माध्यम से इंडिया में पेटेंट की व्यवस्था की शुरुआत हुई। बाद में उसमें 2005 में संशोधन हुए, फिर 2021 में भी उसमें संशोधन करके इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो पेटेंट फाइलिंग में लोगों को समस्याएं होती है या पेटेंट से रिलेटेड जो निवेश करना होता है, जो इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो रिफॉर्म करना होता है, उसके लिए जो पैसे लगते हैं, उसके लिए अलग से अगर कोई कोर्स हो, अलग से उसका पैसे का कोई इनकम का सोर्स हो, तो सरकार इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर तरीके से रिफॉर्म कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि पेटेंट है क्या? पेटेंट है कि अगर आपने कोई नवीन अन्वेषण किया है तो उस अन्वेषण के लिए आपको उसका मालिकाना हक दे दिया जाता है और आपको 20 साल तक, ध्यान ये रखना है कि पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 साल के लिए दिया जाता है। तो 20 साल तक लगातार उस प्रोडक्ट से जो भी लाभ होगा वो आपको मिलेगा। तो यह एक प्रकार का इनकम टैक्स भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे में, और अगर आपने एज अ कंपनी इसको प्रोड्यूस किया है तो एक प्रकार का कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो सरकार का उद्देश्य है कि चूंकि आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं इससे, तो उस इनकम पर, और टैक्स फ्री इनकम पर प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपको टैक्स नहीं देना होता था, तो सरकार ने एक मामूली सा टैक्स आपके ऊपर लगा दिया, आपके इस पेटेंट वाले इनकम पर लगा दिया, कि इस मामूली टैक्स से, इस टैक्स का भार आपको बहुत अधिक महसूस भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही मामूली है, और साथ ही उसी मामूली टैक्स से
सरकार पेटेंट से जुड़े हुए जो भी रिफॉर्म कर सकती है, जो भी अन्वेषण कर सकती है, जो भी उसके लिए इंफ्रा डेवलप कर सकती है। जैसे पेटेंट ऑफिस दूर दूर होते हैं, लोगों को पेटेंट के बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि कहाँ रजिस्टर्ड कराने हैं। लोगों को, अगर कुछ लोगों ने कोई नया बना लिया तो उसे पता ही नहीं कहाँ रजिस्टर्ड करना है, किसी दूसरे व्यक्ति ने इसके पेटेंट को रजिस्टर्ड करा लिया। तो इन सभी सुविधाओं को डेवलप करने के लिए सरकार को कुछ पैसे की जरूरत थी। उसी पैसे के समाधान के लिए सरकार ने पेटेंट बॉक्स व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें आपका क्या करना है, जो पेटेंट से आपको किसी भी प्रकार का लाभ आता है तो उस पर एक कारपोरेट कर लगाएगी सरकार। कारपोरेट कर लगाएगी, लेकिन वो बहुत ही न्यूनतम दर होगा, एकदम कम होगा, जो आपकी बहुत अधिक आपको महसूस भी नहीं होगा और सरकार को कुछ लाभ भी हो जाएगा। इसके माध्यम से सरकार आपके लिए कुछ कर पाएगी। ठीक है, तो पेटेंट, ये अगर आपके सामने अब आगे कभी ऑप्शन में आएगा पेटेंट बॉक्स व्यवस्था, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने सुना होगा पेटेंट एवरग्रीनिंग। पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है, यह पूछा जा सकता है, क्योंकि हम सभी चीजों को आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो कुछ चीजों को आपको खुद से भी करना होगा, लेकिन हम वो बता जरूर देंगे कि आपको क्या करना है। तो पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है, ये आप लोग सर्च करके और इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट इज पेटेंट एवरग्रीनिंग? ठीक है, चलिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। यह एक प्रकार की पेटेंट बॉक्स सिस्टम क्या है, एक अलग से राजस्व पर कर लगा करके अनुसंधान और विकास के लिए इसको प्रोत्साहित करना है। ध्यान ये रखना है कि जो वित्त विधेयक या अब तो वित्त, यह एक्ट हो गया फाइनेंस एक्ट 2016, इसकी जो धारा थी, इसी के तहत यह पेटेंट बॉक्स व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो पेटेंट बॉक्स व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई है? फाइनेंस एक्ट वित्त अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो आपकी आय होती है उस पर एक 10% का टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है सामान्य रूप से वह अगर अधिक आय होती है तो आपके 30% तक हो जाता है। अगर 1 करोड़ से अधिक आपकी आय हो रही है वार्षिक, तो उस पर आपका 30% टैक्स लग जाता है। लेकिन यहां पर मामूली टैक्स, मतलब उससे 3 गुना कम, सिर्फ 10% टैक्स आप पर लगेगा और आप अपने आय को भी एंजॉय करेंगे, साथ ही सरकार भी इस संदर्भ में रिसर्च करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे का कौन सा पार्ट इन चारों में से मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है? ये तो आप सभी ने लगातार पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा कि ये मूल ढांचा है। तो आइए देखते हैं कि आपके मूल ढांचे की तैयारी कितनी है। ठीक है, पहला है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, क्या यह मूल ढांचे का हिस्सा है? सोचते रहिए, लगातार सोचते रहिए। सेकंड, आपातकालीन प्रावधान, क्या आपातकालीन प्रावधान संसद के मूल ढांचे का हिस्सा है संविधान के? तीसरा, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, और चौथा है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है इन चारों में से। आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, ये सभी जानते हैं, आप सभी लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि जो मूल ढांचे की संकल्पना थी वो भारत में केशवानंद भारती केस से आई थी। केशवानंद भारती केस। अब चूंकि इस केस से मूल ढांचे की संकल्पना आई, लेकिन मूल ढांचा कोई ऐसा अब्सोल्यूट नेचर का शब्द नहीं था कि एक बार बता दिया कि यही 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 मूल ढांचा है तो फिर फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक जजमेंट्स में बार बार अगले अगले केस में हर अगले केस में एक नए मूल ढांचा के बारे में बात की। तो उसी तरीके से इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामला जो आया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता, ये दोनों क्या है? ये संविधान के मूल संरचना के पार्ट है। तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता किस केस के तहत आई थी? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस। तो इसका मतलब है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता क्या है? मूल ढांचा का पार्ट है। ठीक है, फिर मिनर्वा मिल्स जब केस आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति,
संविधान में संशोधन कर सकती है संसद। इसके बारे में तो केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में तो संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, मतलब आपकी शक्ति को सीमित कर दी। तो यह मिर्नवा मामले केस में आया। फिर आया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संतुलन, ये सब चीजें ये भी किसके पार्ट हो गई, संसद की सीमित शक्ति, यह भी क्या हो गया, मूल ढांचे का पार्ट हो गया। आपातकालीन प्रावधान, आप सभी जानते हैं कि आपातकालीन प्रावधान क्या है, मूल ढांचे का पार्ट है? देखिए यहां कि अनुच्छेद 32, 126, 141 और 142, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को जोड़ा गया और सर्वोच्च न्यायालय के आपातकालीन प्रावधान और शक्तियां मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। याद कर लीजिएगा, इसको रट जाना है। क्या रट जाना है? यहीं पर यूपीएससी फंसाएगा कि जो आपातकाल के प्रावधान है, क्योंकि आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबको लगेगा कि अरे आपातकाल तो इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होगा, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा तो जरूर होगा, लेकिन नहीं है। आपातकाल का प्रावधान जो है यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 143, तो बेसिकली अनुच्छेद 143 है क्या, यह भी आपको जानना ही चाहिए। अनुच्छेद 143 है कि अगर राष्ट्रपति को कभी भी लोक कल्याण के मुद्दे पर ऐसा लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, तो वो उससे सलाह ले सकता है, ठीक है, लोक कल्याण के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की जो 143 के तहत शक्तियां हैं, यह भी क्या है, यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। तो मूल ढांचे का हिस्सा ये नहीं है, तो आपातकालीन प्रावधान तो 2 और 4 नहीं है, इसका मतलब 1 और 3 क्या होगा, आंसर कहां है 1 और 3, बी। अब देखिए, इसके माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जरूरी नहीं कि हमने जो पूछा वही आपसे यूपीएससी भी पूछेगा, लेकिन मूल ढांचे के बारे में अब तक जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए, साथ ही अब तक जितने पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के रूप में आइडेंटिफाई करा है, उन पॉइंट्स को 1-2 बार जरूर अपने आंखों के सामने से गुजार देना है, ताकि यूपीएससी यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है, लगभग 1-2 साल में बन ही जाता है प्रश्न। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको तैयार हो जाना चाहिए, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, इसके बारे में कोई यह नहीं कर सकता कि नहीं सर ये तो मिस हो गया है। अब ये प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं दे पाए तो ये आप अपने साथ अन्याय करें। देखते हैं, यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव शून्य घोषित किया जाता है, तो ऐसी घोषणा की तिथि से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया कि अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति अब नहीं रहेंगे, तो उस इलेक्शन से पहले इस व्यक्ति ने एज अ राष्ट्रपति जितने भी कार्य किए हैं वे कार्य क्या हो जाएंगे, अमान्य घोषित हो जाएंगे। ऐसा पहला स्टेटमेंट करता है। सेकंड, कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जो भी विवाद होते हैं उसका निर्णय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, एक व्यक्ति जो न तो उम्मीदवार है और न ही निर्वाचक है, राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर नहीं कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव के मेंबर नहीं हैं, आप कंटेस्टेंट नहीं हैं, आप उसमें वोट देने वाले प्रतिनिधि नहीं हैं, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर कोई केस दायर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 ये कह रहा है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, आप लोग खुद ही सोच लीजिएगा, एक आंसर तो आपने सोच ही लिया होगा। चलिए आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आपको कहां इंप्रूव करने की जरूरत है ना। तो देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर 71 है, यही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, इलेक्शन के बारे में प्रोविजन इसमें दिया है।
ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 71 एक कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी निर्णय करने हैं वो चुनाव आयोग नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके बाद उस पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? सेकेंड, अनुच्छेद 71(2) कहता है कि यदि राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के कार्य को चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा था। अब यह स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अगर कोई व्यक्ति यह केस करता है कि देखिए भाई, जब वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग करने के लिए पर्याप्त लोग वोट देने के लिए नहीं आए थे, इसीलिए इस इलेक्शन को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है और इस पद पर वोट जब हो रहे हैं तो वोट देने वाले बहुत सारे एमपी अनुपस्थित हैं, इसलिए इस इलेक्शन को खारिज करके पुनः मत कराना चाहिए। तो ये जो मत है, यह जो स्टेटमेंट है, यह खारिज है। नहीं, इस आधार पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे निर्वाचक मंडल में कितने भी लोग आए, लेकिन एक बार राष्ट्रपति इलेक्टेड हो गए तो हो गए। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है कि यदि राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति इलेक्टेड हो गया और बाद में जब उसके इलेक्शन की जांच की गई तो पता चला कि उसके इलेक्शन में कुछ गलतियां रही, इस आधार पर उसका इलेक्शन खारिज कर दिया गया, तो अगर उस व्यक्ति ने 6 महीने तक एज ए राष्ट्रपति या साल भर तक जो भी एक टाइम फ्रेम हो, उतने समय तक जो राष्ट्रपति के रूप में उसने कार्य किया है, क्योंकि हम अगर उसका इलेक्शन खारिज हो गया तो इसका मतलब कि अब वो राष्ट्रपति नहीं रहेगा, लेकिन इसके पहले अगर उसने एज अ प्रेसिडेंट जो भी कार्य किए हैं उस कार्य को खारिज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसके द्वारा इससे पहले किए गए कार्य मान्य होंगे, अमान्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि शून्य घोषित किया जाता है अगर उसका इलेक्शन, तो भी उस घोषणा की तिथि से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य हो जाएंगे। क्या होगा? गलत हो जाएगा, अमान्य नहीं रहेंगे, बल्कि एज अ प्रेसिडेंट उसने जो भी डिसीजन लिया है इससे पहले वो सारे के सारे डिसीजन सही माने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर आपको केस करना है तो या तो आपका उसका कैंडिडेट होना चाहिए या फिर आपका उसका निर्वाचक होना चाहिए। अगर आप दोनों नहीं है तो आम आदमी राष्ट्रपति के इलेक्शन के ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्या ये सब जानकारियां आपको थी? अगर थी तो इसका मतलब कि आपकी पॉलिटिकल नॉलेज भी अब ठीक हो गया है, अब आप यूपीएससी के एग्जाम में जाने के लायक तैयार है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? भाई सरकारी प्रतिभूति आप लोगों ने इकोनॉमी में खूब पढ़ा होगा ना, कि सरकारी प्रतिभूतियों का उद्देश्य क्या है, उनका लाभ क्या है, ये सब खूब आपने बार बार पढ़ा होगा। वही देखते हैं आप कितने तैयार है। पहला, ये सरकार की संपत्ति में शामिल है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, खुदरा निवेशकों को जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने और बेचने की अनुमति है। तीसरा, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में गिरावट, इसके आने पर जी-सेक में निवेशक को पूंजीगत नुकसान होता है। अब नीचे दिए उनका प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब भाई आप लोग खुद से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में 3 स्टेटमेंट है, आप लोग इसका सही उत्तर चुन लीजिए। चुन लिया होगा आप लोगों ने। देखिए पहले तो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से तात्पर्य है कि अगर सरकार को बाजार से धन की आवश्यकता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकार को क्या चाहिए? बाजार से धन की आवश्यकता है। तो सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी भाई आप लोग पैसा दीजिए मुझे, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। तो आप लोग पैसा दे देंगे? नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं ऐसे कैसे देंगे भाई, तुम हमें पहले कुछ दो, क्योंकि लेन देन तो म्यूचुअल होता है, तुम दोगे तभी हम कुछ देंगे। तो सरकार क्या करेगी? वो कहेगी कि ठीक है, हम आपको क्या देते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देते हैं और आप हमें उसके बदले क्या दीजिए? धन या पैसा दीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है भाई? बेसिकली ये एक कागज होता है।
आसान शब्दों में समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कागज होता है और इस पर लिखा रहता है, कोई एक अमाउंट मेंशन किया रहता है। जैसे सपोज करिए इस पर लिखा गया है 100 रुपए। मैंने एक एग्जांपल लिया, सरकार ने कहा कि ये 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, मैं आज इसको बेच रहा हूं और आज अगर आप खरीदते हैं तो आप मुझे कितना धन दीजिए, आप मुझे सिर्फ 70 रुपए दीजिए और आप मेरे से 100 रुपए वाला कागज लेके चले जाइए, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद, अब वो निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, 3 माह 6 माह कुछ भी हो सकता है। इसने कहा कि आज मैं आपको ये 100 रुपए का कागज दे रहा हूं, आप मुझे 70 रुपए दे दीजिए। इससे क्या होगा कि सरकार को जो पैसे की आवश्यकता थी वो भी तत्काल पूरी हो गई, व्यक्ति को भी 70 रुपए में 100 रुपए का कागज मिल गया। अब ये जैसे ही 3 महीने का टाइम पूरा होगा, व्यक्ति क्या करेगा, वह कागज लेकर के आएगा सरकार के पास और फिर सरकार उसको क्या करेगी, 100 रुपए वापस देगी। ठीक है भाई, टाइम पूरा हो गया तो अब मैं आपको वापस 100 रुपए दूंगा। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित टाइम में आपको बिना घाटा हुए 30 रुपए का लाभ हो गया। आपने 70 रुपए में खरीदा था और बाद में आपको 3 महीने बाद 100 रुपए मिले। तो ये बेसिकली होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सरकारी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन है। चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो कि अल्पकालिक और दूसरी दीर्घकालिक, ठीक है। अल्पकालिक जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको आप ट्रेजरी बिल कहते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अल्पकालिक होती है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। और ये जो होती है ये या तो 91 दिनों के लिए या 182 दिनों के लिए या 364 दिनों के लिए जारी की जाती है, मतलब 1 साल से कम समय के लिए। अगर सरकार को आपसे पैसा चाहिए लेकिन 1 साल से कम समय के लिए चाहिए तो सरकार उस पर लिख देगी ये 91 दिनों के लिए है, ये 182 दिनों के लिए है और एक 364 दिनों के लिए। ये सरकार ने एक अल्पकालिक किया। दूसरा कि अगर सरकार को दीर्घकाल के लिए चाहिए तो लंबी अवधि के लिए जो चाहिए उसमें भी सरकार का देखिए 5 साल के लिए है या 5 या 40 साल के बीच में जो भी टाइम फ्रेम सरकार उस पर डिनोट करना चाहे तो उसमें सरकार ज्यादा छूट देती है, ठीक है। कि भाई 40 साल के लिए हम दे रहे हैं तो 40 साल बाद आपको पैसा वापस करेंगे, तो आप आज हमको 20 रुपए दीजिए या 40 रुपए दीजिए और हम 40 साल बाद आपको 100 रुपए देंगे, मतलब 60 रुपए का बड़ा अंतर हो। तो ये 2 प्रकार के होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। यहां तक तो चीजें हो रही होगी क्लियर आप लोगों को। अगला ये है कि ये सरकार की देनदारियों का, अब ये ध्यान रखना है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये क्या है, सरकार की संपत्ति है। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार की संपत्ति आप सभी लोग जानते होंगे, 2 चीजें, एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स का मतलब आपकी संपत्ति जिस पर आपका मालिकाना हक है, ठीक है। और लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, देनदारी या सिंपल शब्दों में जवाबदेही। अब आपको जिसके बारे में जो पैसा आपके पास है और उसको आपको किसी को चुकाना नहीं है वो आपका एसेट्स हो गया, मतलब संपत्ति हो गया। लेकिन अगर कोई पैसा आपका है लेकिन वो पैसा आपका है नहीं, आपके पास है और वो किसी और का पैसा है, बाद में उसे आपको चुकाना है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लायबिलिटीज, मतलब ये बाद में वापस करना होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली होता क्या है कि सरकार को तत्काल पैसा तो मिल गया, लेकिन वो पैसा क्या सरकार का तत्काल अपना है या फिर बाद में उसको सरकार को चुकाना भी है, चुकाना है और उसको ज्यादा अमाउंट में चुकाना है, तो वो सरकार की क्या हो गई, लायबिलिटी, देनदारी। तो इसका मतलब वो सरकार की संपत्ति या एसेट्स तो नहीं है। चीजें समझ में आ रही है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है बेसिकली ये सरकार की संपत्ति नहीं होती है, बल्कि ये सरकार की क्या होती है, ये सरकार की लायबिलिटी या जवाबदेही होती है, ठीक है। तो यहां जो प्रश्न कह रहा है
कि ये सरकार की संपत्ति में शामिल है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार की संपत्ति नहीं बल्कि जवाबदेही होती है। दूसरा कि खुदरा निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने और बेचने की अनुमति। बेसिकली हुआ क्या कि सरकार ने जब देखा कि जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज कर रही है तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं या फिर कमर्शियल बैंक खरीद रहे हैं, लेकिन आम लोगों को खरीदने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सरकार को भी लगा कि भाई हमारे पास अवसर कम आ रहे हैं, हो सकता है मगर आम लोगों को भी खरीदने का छूट दे दे तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो सरकार ने आरबीआई से कहा कि भाई आप भी, रिजर्व बैंक से सरकार ने कहा कि आप भी जो खुदरा निवेशक हैं उनको सीधे भाग लेने के लिए, उनको सीधे सरकारी प्रतिभूति खरीदने की अनुमति दीजिए, और उसके लिए जो डायरेक्ट गिल्ड एक अकाउंट होता है, वो डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट खुलवा करके कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता है, ऐसा प्रोविजन कीजिए। तो आरबीआई ने ये प्रोविजन कर दिया। अब आरबीआई को क्या करना है? आरबीआई के पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम होता है ई कुबेर पोर्टल, और इसी ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से आरबीआई सरकार की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नीलाम करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री करती है। ठीक है, तो अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद बिक्री कौन करता है? तो आरबीआई करता है, और किस पोर्टल के माध्यम से? ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो अब यह सुविधाएं आम भारतीय आम नागरिकों को, खुदरा निवेशकों को भी दे दी गई है, वे भी अब सीधे सरकार की प्रतिभूति खरीद सकते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में गिरावट आने पर जी सेक्टर निवेशकों को पूंजीगत नुकसान होता है। अब यहां समझिएगा कि अगर आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, या कोई और उपकरण खरीदते हैं, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बाजार में ब्याज दरों में गिरावट आती है तो बाजार डगमगाने लगता है, तो आपकी स्थिति भी डगमगाने लगती है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जो ब्याज दर है अगर बढ़ा तो आप घाटे में आने लगते हैं। या फिर अगर आपने शेयर खरीदा है, ब्याज दर अगर मार्केट का बढ़ रहा है तो शेयर पर भी उसका इंडायरेक्ट प्रभाव पड़ने लगता है, शेयर भी डगमगाने लगता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ यह समस्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है भाई? क्योंकि उस पर जो लाभ होता है वह फिक्स होता है, वह ब्याज दरों के अनुसार बढ़ता घटता नहीं है। तो जब लाभ फिक्स है कि हमने 70 रुपए दिए हैं और समय पूरा होते ही 100 रुपए मिलेगा, तो ब्याज दरों के बढ़ने और घटने से गवर्नमेंट सिक्योरिटी वालों को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले क्या होते हैं? बाजार से अधिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर लोग भरोसा करते हैं, और इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में ब्याज दर बढ़ने घटने का नुकसान होता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यह नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल 2 सही है। चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? अगर सही हो, क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्सर समाचारों में दिखने वाली ब्लैंक चेक कंपनी ये क्या होती है? भाई ब्लैंक चेक कंपनी अब अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप निश्चित रूप से गलत आंसर करेंगे, ये तो हम निश्चित रूप से जानते हैं। देखिए, यह एक ऐसी कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी है और उसने एंजल निवेशकों से मदद मांगी है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह पीएसयू गैर रणनीतिक क्षेत्र के विनिवेश के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष साधन है। सेकंड। थर्ड, यह विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में एक फर्म को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित एक इकाई है। डी, यह स्टार्टअप है जिसमें फंडिंग की कमी है और इसे क्राउडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए व्यवस्थापित या व्यवस्थित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हो गए। अब भाई ब्लैंक चेक कंपनी क्या है बताइए आप लोग? ब्लैंक चेक कंपनी, देखिए ब्लैंक चेक कंपनी का मतलब समझिए कि जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। रिलायंस कंपनी ने एक जगह एक काम किया, उसने देखा कि सपोज करिए एग्जांपल कि गुजरात का एक इलाका है
जैसे मान लिया हमने कि गुजरात में भुज का इलाका है और रिलायंस कंपनी ने कहा कि यहां हमने एक रिसर्च करके देखा है कि यहां पर सभी जमीन के नीचे पेट्रोलियम प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, जमीन के नीचे क्या मिलने वाली है? पेट्रोलियम मिलने वाली है। तो अब वो क्या करेगी? कहेगी कि भाई चूंकि ये पेट्रोलियम मिलने वाला है लेकिन इसमें कोई 1,000 करोड़ या 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगना है और हमारे पास तत्काल उतना पैसा है नहीं, तो मैं क्या करता हूं कि एक कंपनी बनाता हूं यहां पर। ठीक है, और इस कंपनी को मैं क्या कर दिया? बना दिया। अब इस कंपनी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, आगे काम करने वाली है, किसी क्षेत्र में पेट्रोलियम की खुदाई करने वाली है, लेकिन उसके लिए इस कंपनी के पास अभी पैसे नहीं है। तो ये कंपनी क्या करेगी? रिलायंस ने बना दिया। रिलायंस ने कहा कि इस कंपनी को हम शेयर बाजार में लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को इस कंपनी में शेयर खरीदना है तो वो खरीद लीजिए। हम क्या कर रहे हैं? इस कंपनी का आईपीओ जारी कर दे रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हमने आईपीओ जारी कर दिया, अगर आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना है खरीद लीजिए। आप लोगों के शेयर खरीदने से जो पैसा आएगा उसी पैसे से ये कंपनी क्या करेगी? पेट्रोलियम का खुदाई करवाएगी और उस खुदाई से जो पेट्रोलियम निकलेगा, आपने जितना परसेंट शेयर खरीदा होइएगा उस उतने परसेंट का उस पेट्रोलियम से जो लाभ होगा उसका आप मालिक बन जाइएगा। ठीक है, तो ये जो कंपनी बनी जिसने कि कोई एक्टिव बिजनेस नहीं किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? आगे कार्य करना, इसी कंपनी को कहते हैं ब्लैंक चेक कंपनी। ये ब्लैंक चेक है। ब्लैंक चेक मतलब कि भविष्य में खूब लाभ हो सकता है। तो ब्लैंक चेक कंपनी कैसी होती है कि विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में एक फर्म को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित एक इकाई। मतलब एक फर्म मतलब एक कंपनी को अक्वायर करने के लिए, एक कार्य को अक्वायर करने के लिए जो विशेष कंपनी बनाई जाती है उसी कंपनी को क्या कहा जाता है? ब्लैंक चेक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और यह जो आईपीओ जारी करती है इसका उद्देश्य क्या है? कि पैसा जुटाना, क्योंकि वर्तमान में इसके पास पैसा नहीं है, वर्तमान में इसका कोई संचालन नहीं है, इसके पास राजस्व नहीं है, लेकिन यह आगे भविष्य में इसका संचालन होने वाला है, इसके पास पैसे भी आने वाले हैं और यह कोई एक्टिव कार्य भी करने वाला है। ठीक है, तो फिर इसके लिए एक बार जनता से पैसा पहले जुटा लिया जाता है और फिर इसके बाद एक खाते में इस पैसे को रख दिया जाता है। जनता से जो पैसा आया वो खाते में रख दिया गया और वो जो पैसा आया है उससे काम शुरू हो गया। अगर एक निश्चित समय तक उस पैसे से काम शुरू नहीं हो गया तो फिर वो जो पैसा खाता में पड़ा हुआ है वो वापस पुनः जिन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया था उनके पास, उनके अकाउंट में चला है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई कि ब्लैंक चेक कंपनी क्या है? क्लियर हो गई होगी? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है और इसका आंसर करना बेसिकली नॉलेज से ज्यादा इलिमिनेशन टेक्निक पर भरोसा करके करना आसानी से हो जाता है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण इसने भारत के 36% जिलों को अति शोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। सेकंड है कि सीजीडब्ल्यूए इसका निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैं नहीं बता रहा हूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत किया गया। थर्ड, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में। तो 3 स्टेटमेंट है, कह रहा है कौन सा सही है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि यूपीएससी का एक ट्रेंड देखा गया है कि जब भी यूपीएससी कोई डेटा देता है, कोई डिजिट देता है, वो बहुत संभावना है कि मैक्सिमम केस में वो गलत देता है। तो यहां में देगा कि भारत का 36% जिला जल का अतिशोषित दहन कर रहा है। जैसे 36% कर दिया, 36% कर दिया तो गलत होने की संभावना हो गई। तो पहला अगर गलत मानते हैं हम
तो ये दोनों गायब हो गए। तो अब आपके पास केवल 2 या 2 और 3 हो गया। अब ये तो लगभग हर पढ़ने वाले स्टूडेंट ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि विश्व में सबसे अधिक भूमि जल से जो सिंचाई होती है वो भारत में ही होती है। तो 2 और 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती क्या है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अगर कोई कंपनी बनाई गई जिसका उद्देश्य क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना है। अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवा रही है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या कर रही है, वो जा रही है कि भाई हमें किसी बैंक से लोन ले रही है। बैंक तत्काल अगर उसको लोन क्वालिटी रूप से लोन नहीं दे रहा है या फिर अधिक इंटरेस्ट पर ले रहा है, तो एक कंपनी आ गई, उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे से तुम पैसे ले लो और तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करवाओ, बाद में इतना इंटरेस्ट हमें दे देना। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएफसी एक गैर जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग एंड वित्तीय कंपनी है जिसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, कि इसकी कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% अवसंरचना ऋणों में लगाया जाना चाहिए। कि भाई अगर आप अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है तो आपके पास जितना पैसा है उसका 75% पैसा किसमें आना चाहिए, अवसंरचना निर्माण में ही लगना चाहिए। थर्ड, आईएफसी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की आवश्यकताओं को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आपके पास एक न्यूनतम एक सर्टेन अमाउंट आपके पास हमेशा रहना चाहिए, यह क्राइटेरिया इस कंपनी पर लागू नहीं होता है, ऐसा स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है। कौन सा सही है? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के बारे में आप लोगों ने कितना पढ़ा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन यूपीएससी प्रश्न तो भाई पूछ रहा है आजकल ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होता क्या है। देखिए बेसिकली यह एक कंपनी होता है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है क्या। अब यहां पर पैसा कैसे आता है, तो एक व्यक्ति एक कंपनी बनाता है, कहता है कि हम ये कंपनी बना रहे हैं, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग लोन देंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग का पैसा भी हमारे पास आकर के आप लोग जमा करना चाहते हैं तो जमा कर दीजिए। हमसे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन मांगने आएगा तो उसमें हम आपका पैसा भी मिला करके दे देंगे। ठीक है, और उससे जो भी लाभ होगा हम आपस में उसका शेयर लाभ बांट लेंगे। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इसके संदर्भ में कुछ नियम है। पहले तो कि आरबीआई के साथ रेगुलेटेड होती है, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती है। दूसरा कि कुल संपत्ति का न्यूनतम 75% और संरचना ऋण में ही लगाया जाना है। मतलब अगर आपका उद्देश्य ही, आपकी कंपनी बनाने का उद्देश्य ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो आपके कुल पैसे का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ही जाना चाहिए। नहीं तो पता चले कि आपने पैसा लिया, आपने कंपनी बना ली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के नाम पे और सरकार से बहुत सारा टैक्स छूट प्राप्त कर रहे हैं और वो पैसा आप कहीं और यूज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कि कंपनी का न्यूनतम नेटवर्थ 300 करोड़ होना चाहिए। अगर आप अपना दावा कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है तो आपके पास न्यूनतम 300 करोड़ रुपए होना चाहिए। और ये सब चीजें हैं कि कंपनी का सीआरएआर, सीआरएआर का मतलब होता है कि आपके पास न्यूनतम हमेशा एक इतना अमाउंट आपके पास रहना चाहिए। तो आपकी कुल संपत्ति का 15% हमेशा आपके पास रहना चाहिए। आप सारा पैसा लोन नहीं दे सकते, सारा पैसा किसी को कर्ज नहीं दे सकते, आपको 15% पैसा न्यूनतम अपने पास रखना ही होगा। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को फॉलो करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है, आप लोग सावधान रहें। ठीक है, और तैयार रहे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे। और थोड़ा भरोसा रखें कि हम लोग आपको इतना तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में यूपीएससी जितना मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है इकोनॉमी के सेक्शन से, उन सारे सेक्शन से हम आपको अपडेट जरूर करा देंगे। देखिए अब पास और फेल होना आपकी स्वयं की मेहनत पर डिपेंड करता है और हमारे सिर्फ हमारे पढ़ाने से भी आप पास हो जाए ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम ये जरूर दावा कर सकते हैं कि अगर आप हमारा पढ़ाना लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप बाकी बच्चों की तुलना में बहुत सारी चीजों में आगे जरूर हैं। ठीक है, संभावना है कि आप जो 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से फेल हो रहे थे, या अगर आपका पहला अटेम्प्ट है और आपको लग रहा था कि शायद यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ी समस्या होगी, तो उन समस्याओं को हम जरूर आपको
टेकल करा लेंगे, ठीक है। और आगे अभी हम जल्दी ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूरा कराने वाले हैं। पूरे साइंस टेक के सभी सेक्शन से आपको अपडेट करा देंगे। साइंस टेक के लिए तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इन जो टॉपिक हम आपके सामने अपडेट कर देंगे, यूपीएससी भी संभवतः उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द सिमट के रह जाएगी। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। अब पहली बात तो कि भाई राष्ट्रीय आय होता क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या है, और फिर बताएंगे कि नेशनल इनकम में किस किस को शामिल किया जाता है। नेशनल इनकम तो आपको आना ही चाहिए, ये तो कोई मतलब अगर ये नहीं आता है तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस टाइप का हो जाएगा कि आपको इसके लिए दंड मिलना चाहिए। अब देखिए कि राष्ट्रीय आय आर्थिक क्षेत्र के भीतर और बाहर किसी भी देश की सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग है, फैक्टर कॉस्ट। जितना आप सभी लोगों ने एक सिंपल भाषा, जितना आप सभी लोगों ने जो आय अर्जित किया है उन सभी आय को अगर मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो ध्यान रखना कि जब इसका अनुमान किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। पहला तो कि अगर कोई वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं भाई, तो जैसे यहां देखिएगा किसान ने गेहूं बनाया, ठीक है, गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना, ठीक है। तो गेहूं के बाद जो आटा बना, गेहूं अगर 1 किलो का गेहूं सपोज करिए कि 20 रुपए का था, तो जब वो 1 केजी आटा बन गया तो वो क्या हो जाएगा, 25 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। और वही 1 केजी आटा से जो 1 केजी ब्रेड बन गया वो लगभग 50 रुपए का हो जाएगा। तो यहां पर आटा का मूल्य 25 रुपए है, यह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, बल्कि सिर्फ ब्रेड की वैल्यू, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है सिर्फ उसी की वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होती है। तो यहां जो आय बढ़ा, यह बढ़ा हुआ आय 25 रुपया, यह नेशनल इनकम में काउंट नहीं हुआ, बल्कि सीधे 50 रुपए नेशनल इनकम में काउंट हो गया, क्योंकि इस 50 रुपए में यह 25 रुपए तो शामिल ऑलरेडी है, ठीक है। तो यह मध्यवर्ती वस्तु हो गया आटा, प्राइमरी वस्तु हो गया गेहूं, और अंतिम वस्तु हो गया ब्रेड। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा कि कुछ ऐसी धन की प्राप्तियां होती हैं जिसमें कि आपको कुछ ऐसे भी धन मिल जाते हैं जिसके लिए आपने कोई कार्य नहीं किया था, या कुछ आपको देना नहीं पड़ा, जिसमें कि आप समझते हैं उपहार, दान, कर, जुर्माना, इन सब चीजों के बदले आप कुछ न देते हैं न कुछ लेते हैं। अगर आपने कर दिया है तो कर के बदले सरकार आपको कुछ देती नहीं है। अगर आपने किसी को उपहार दिया है, दान दिया है, तो इन सब के बदले आपको उस व्यक्ति ने कुछ दिया नहीं है। तो अगर एक तरफा जो लेनदेन होता है वह भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसी में एक और बात होती है कि अगर एक तरफा आय का हस्तांतरण होता है तो एक तरफा आय के हस्तांतरण में सब्सिडी भी आती है, ठीक है। एक तरफा आय के हस्तांतरण में सरकार ने लोगों को सब्सिडी दे दी, सरकार ने स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दे दी, तो ये सब चीजें भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाती हैं, क्योंकि इसके बदले सरकार ने अगर आपको छात्रवृत्ति दी तो आपने सरकार को उस समय कोई भी कुछ भी बदले में नहीं दिया। तो जो भी एक तरफा लेनदेन होता है वह भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। चीजें क्लियर हो गई, समझ तो आई नहीं होंगी चीजें आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए, तो मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं है, पेंशन और छात्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा लेनदेन है। सभी घरों का किराया मूल्य, लेकिन घरों का जो किराया है यह एक तरफा नहीं है। आप किसी घर में रहते हैं तो सामने वाले का घर का उपयोग किया आपने, तब उसको आपने किराया दिया, तो ये एक तरफा लेनदेन नहीं है बल्कि म्यूचुअल है। आपने उसके घर का यूज किया, फिर उसके बदले में उसको किराया दिया। तो अगर किसी मकान मालिक को किराया मिला तो वह किराया भी नेशनल इनकम में काउंट होता है, ठीक है। तो ये किराया काउंट होगा, लेकिन ये दोनों काउंट
नहीं होंगे तो इसका राष्ट्रीय आय में शामिल कौन नहीं होगा? मध्यवर्ती वस्तुओं और पेंशन और छात्रवृत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक और। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आप लोग लगातार ऐसे ही प्रोत्साहित होकर के हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस प्रयास को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमें और क्या क्या आपको हेल्प करनी है और कहां तक आपको मदद पहुंचानी है, ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकें। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।